गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स अ सिचुएशन वेयर अ पार्टनर टर्मिनेट्स हिज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म by giving a proper notice to the partners. Then in this situation the other partners have to settle his or her capital account by giving him or her a share of his goodwill and the profit he has earned till the date of his retirement, uh, along with the capital balance to the credit of his account. ठीक है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो सभी पार्टनर्स, बाकी के जो पार्टनर्स हैं, वो उसका अकाउंट की सेटलमेंट करते हैं और इसके बाद जो है रिटायरमेंट के बाद उस पार्टनर की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बट इसके लिए उसको अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए एक पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी होता है ताकि वो अपने आप को फर्म की किसी भी फर्दर जो लाइबिलिटीज़ है उससे प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है ये हम देखेंगे। हमने एक छोटी सी स्टोरी ली है जिसमें नेहा, राहुल और विनय 3 पार्टनर्स थे और नेहा जो है पार्टनरशिप फर्म को लीव करना चाहती है, छोड़ना चाहती है। तो देखिए। राहुल, अब मैं आपके साथ जो है पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ और मैं जो है हमने जो पार्टनरशिप की थी उसको एंड करना चाहती हूँ। प्लीज इसके लिए हमें क्या करना चाहिए मुझे बताओगे? क्यों, क्या हुआ नेहा? अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम बिजनेस को छोड़कर जाना चाहती हो? कुछ नहीं, बस मैं आगे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बिजनेस में अभी ज्यादा टाइम दे पाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि आपको भी मेरी वजह से कोई परेशानी हो। तो प्लीज मेरा जो भी बिजनेस में हिसाब किताब बनता है उसको फाइनल कर लेते हैं और आप और विनय मिलकर फिर आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू करें। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम ऐसा करेंगे, अपना जो है बिजनेस में इसको पूरा करने के लिए, तुम्हारा रिटायरमेंट प्रोसेस करने के लिए वैसे बेटर रहता कि आप 31 मार्च को जब ईयर एंड होता तभी रिटायरमेंट ले लेते। सॉरी राहुल, मुझे रिटायरमेंट अभी चाहिए। मैं अभी बिजनेस लीव करना चाहती हूँ। जो भी आज तक हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से आप मेरा पार्टनरशिप में हिस्सा दे दो और बाकी जो भी मैंने अपनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की थी आप मुझे वो दे दो और मैं जो है बिजनेस को अभी से रिटायरमेंट ले लूंगी और आगे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। सॉरी टू बॉदर यू, बट हमें ये अभी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो इसके लिए हमें एक तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, क्योंकि जो भी एसेट्स हमने आपस में मिलकर इकट्ठी की थी उनकी वैल्यूज जरूर अप और डाउन हो चुकी होगी, तुम्हें पता ही है। हाँ राहुल, मैं जानती हूँ। जैसे अब वो जो बिल्डिंग हमने ली थी उस वक्त तो हमने 10 लाख रुपीस की ही ली थी, लेकिन अब तो उसकी वैल्यू वो काफी बढ़ चुकी होगी। हाँ, और बाकी जो बाकी की भी एसेट्स है, किसी की वैल्यू डाउन हो गई है, किसी की वैल्यू अप हो गई है, तो हमें रिवैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो हम तीनों आपस में मिलकर बांट लेंगे, मैं, विनय और तुम। ठीक रहेगा ऐसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को हम रीअसेस करेंगे। एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो जाएगी तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे क्योंकि वो तो हमें लॉस होगा। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई उसको भी हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो दोनों ही जगह पर हमें लॉस हो रहा है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी तो हमें तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए अब लॉस है तो नेचुरल बात है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई होगी मार्केट में तो जितनी भी तो आपने इसमें देखा कि नेहा मिड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट लेना चाहती है, बिजनेस को छोड़ना चाहती है और ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि हम सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे। जैसा कि आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी देखा था कि जब भी कभी जो है पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है, पार्टनरशिप आपस में उनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाता है। तो उसी तरह से इस केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जब भी कभी फर्म को लॉस होगा। और फर्म को लॉस कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है या लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि फर्म को लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स अकाउंट करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारे एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है हैज़ बिकम लेस देन द बुक वैल्यू अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। कि जैसे अगर बुक वैल्यू मार्क किसी भी एसेट की जो बुक वैल्यू है, सपोज 10,000 रुपीज़ है, लेकिन अब हमें लगता है कि अगर हम इसको मार्केट में सेल करने जाएं तो ये 10,000 की नहीं हो पाएगी बल्कि 8,000 रुपीज़ की हो पाएगी। तो जो 2,000 रुपये की वैल्यू उसकी कम हुई है, उस अमाउंट से 2,000 रुपये से 2,000 रुपीज़ से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इस तरह से एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर देंगे। सेम इसी पैटर्न पर अगर हमें लगता है कि हमारी कोई नई लायबिलिटी अराइज हो चुकी है तो वो भी हमारा पार्ट ऑफ लॉस माना जाएगा और ऐसे में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करके उस लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे और इस तरह से हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। तो बेटा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल पर चलता है और हम जब भी कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो तो उस वक्त सेम पैटर्न पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। राहुल, अब मैं सही कह रही हो। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी तो हम एसेट्स के अकाउंट को तो डेबिट करेंगे और साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ तो हमें बेनिफिट हो गया। और ऐसे ही अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई होगी तो भी हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें बेनिफिट हो गया। और अगर हमें सारी पुरानी एसेट्स में जो हम तीनों ने मिलकर खरीदी थी उसका टोटल जो है क्रेडिट्स ज्यादा आए तो हमें प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अब आगे जो प्रॉफिट्स होंगे वो तो तुम्हें नहीं मिलेंगे लेकिन जो पिछले प्रॉफिट्स हुए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के कारण हमें कोई जो गेन हुए हैं उन पर तो देखो तुम्हारा हक पूरा बनता है। हाँ जी, देखिए आपने देखा कि इस केस में भी जब फर्म को बेनिफिट्स हुए तो नॉमिनल अकाउंट के रूल पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे सपोज हमारी बिल्डिंग है जो हमारी बुक्स में अभी 10 लाख रुपीज़ की अपीयर हो रही है, लेकिन अगर जो है उसकी मार्केट में रीअसेसमेंट की जाए, रिवैल्यूएशन की जाए और वो बिल्डिंग की अब वैल्यू सपोज 12 लाख रुपीज़ हो चुकी है, तो हम उस बिल्डिंग की वैल्यू को जो है बढ़ा देंगे बाय 2 लाख रुपीज़ और एंट्री करेंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन द सेम वे अगर हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो भी हम एंट्री करते हैं लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा इस तरह से जिस भी वैल्यू एसेट की या लायबिलिटी की वैल्यूज़ में चेंज आया है, हम केवल उन लायबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यू को की चेंज्ड वैल्यू को रीवैल्यूएशन अकाउंट में अप्रोप्रिएटली डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे और उसके कारण जो भी हमें नेट लॉस हुआ या नेट गेन हुआ, उस गेन या लॉस को जितने भी पार्टनर्स उस फर्म में रिटायरमेंट की डेट से पहले थे उन सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि इन्होंने भी कहा है कि जो भी हमारा रीअसेसमेंट से प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उसको नेहा, राहुल और विनय जो इनका थर्ड पार्टनर है जो यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में अभी अपीयर नहीं है, वो तीनों आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। की है उससे हमारी फर्म को एक अच्छी रेपुटेशन मिली है जिसके कारण हमारी सेल बढ़ी है और जिसके कारण हमारे आगे बहुत सारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो उन प्रॉफिट्स में तो तुम शेयर करोगी नहीं, वो प्रॉफिट तो तुम यहाँ पर सेक्रीफाइस करके जा रही हो। तो हम तुम्हारी जो हमारी फर्म की गुडविल है उसको जरूर कैलकुलेट करेंगे और उसमें तुम्हारा जो भी हिस्सा बनेगा उसको मैं और विनय मिलकर तुम्हें पे करेंगे। मेरा और विनय का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैं तो अपने अकाउंट में अपनी कैपिटल में से तुम्हें दूंगा, तो मेरा और विनय का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और तुम क्योंकि सेक्रीफाइस करके जा रही हो तो हम तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा जरूर क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, तो इसमें भी आपने देखा कि जब रीअसेसमेंट के बाद जो है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है मीन्स जो आउटगोइंग पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है वो एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। वो अपना फ्यूचर में जो प्रॉफिट है उसको सेक्रीफाइस करके
फर्म को छोड़कर जा रहा है और उसके जाने से जो अदर पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके हिस्से में आने वाला प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है प्रॉफिट के बेस पर, तो यहाँ पर भी जो है जो फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन होगी उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म। और उसमें से जो भी पार्टनर्स गेन करेंगे उनका अकाउंट डेबिट होगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। और जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, ही और शी इज़ ऑलवेज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसका हिस्सा फर्म में छोड़कर जा ही रहा है। लेकिन बेटा ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है फर्म में वो हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग हो या गेनिंग हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। कई बार आपस में पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो रिटायरमेंट के टाइम इस तरह से अपनी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से कोई एक पार्टनर भी हो सकता है उस वक्त सेक्रीफाइस कर जाए। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से, जब आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में तो रिटायरिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर भी जो है सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर जाए। तो ऐसे केस में हम यही कहेंगे कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करने वाले हैं, उनके अकाउंट से कुछ पैसा डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो ये कैलकुलेशन की जाएगी वो गुडविल के बेस पर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे ये आपस में क्या बात करते हैं। ये देखो 31 मार्च को जो हमने प्रॉफिट लास्ट ईयर जो कैलकुलेट किया था, अर्न किया था, वो प्रॉफिट तो मुझे 31 मार्च को मेरा शेयर मिल चुका। लेकिन 31 मार्च के बाद भी तो सेल हुई है, उसके बाद भी तो हमने बिजनेस किया है, क्या मुझे उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, हम 1 अप्रैल से लेकर जो भी जिस दिन तुम ऐसा करते हैं 31 अगस्त को जो है आपकी फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं, और 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक जो भी हमें प्रॉफिट रन हुआ है उसमें तुम्हें हम तुम्हारा शेयर जरूर देंगे। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करोगे? क्योंकि हम तो उसमें सारे हमें खर्चे भी डालने होते हैं और सही फाइनल प्रॉफिट तो 31 मार्च को ही कैलकुलेट होता है। तो तुम 31 अगस्त तक मेरा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे देने वाला शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे उसके लिए हम ऐसा करते हैं, 2 मेथड्स हैं, जो भी हमें तीनों को एक्सेप्टेबल होगा विनय से भी बात कर लेंगे, और जो भी मेथड एक्सेप्टेबल होगा हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। देखो इसके लिए एक तो मेथड ये है कि हम ऐसा करते हैं, जो पिछले 3 साल में हमें प्रॉफिट हुआ है उसका एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं और हम ये मानते हैं कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे हमारा पिछले साल आपको ध्यान होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ था 80,000, उससे पहले साल हमें प्रॉफिट हुआ था 60,000, और उससे पहले हमें प्रॉफिट हुआ था 20,000। तो हम ऐसा करते हैं, तीनों के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके हमें पूरे साल का प्रॉफिट पता लग जाएगा। उसमें से फिर हम ऐसा करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक जो भी हमारे मंथ हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, उस 5 महीने का प्रॉफिट हम उसके अंदाजा लगा लेते हैं और उसमें से तुम्हारा शेयर दे देंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो बेटा आपने इनकी बातचीत में सुना कि नेहा जो आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, वो चाहती है कि फर्म ने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है उस दिन से लेकर उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको उसमें भी हिस्सा, उसका शेयर दिया जाए, जिसके लिए जो अदर पार्टनर्स हैं वो एग्री करते हैं। हालांकि अभी इसमें विनय जो है अभी अपीयर नहीं हो रहा है, तो राहुल ने यही कहा कि राहुल, विनय और नेहा मिलकर जो भी मेथड डिसाइड करेंगी उस तरीके से हम मिड ऑफ द ईयर भी प्रॉफिट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेस पर उसको उसका शेयर देंगे। और उन्होंने उसके लिए तरीके बताए हैं। पहला तरीका इसने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट मेथड है जहाँ पर जो प्रॉफिट है वो पास्ट ईयर्स में जो हमने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेस पर पास्ट
ये माना जाएगा कि पास्ट 3 ईयर्स में उन्होंने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया था उतना प्रॉफिट ये इस साल भी अर्न करेंगे। हालाँकि इसके और भी मेथड्स हैं, तो इन्होंने 3 ईयर्स को बेस राहुल ने अभी सुझाया है, सजेस्ट किया है। बाद में जो भी तीनों पार्टनर एग्री करेंगे वही मेथड फॉलो किया जाएगा, और जो भी मेथड फॉलो किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली नेहा का शेयर निकाला जाएगा कि नेहा के हिस्से में कितना आया, और उस अमाउंट को एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वहाँ पर डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर यानी कि नेहा के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसीलिए खोला जाता है कि जब भी हमें मिड ऑफ द ईयर प्रॉफिट क्रेडिट करना हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, फाइनल जो अकाउंट है, वो 31 मार्च को ही बनाया जाता है। तो तब तक के लिए हम इस अकाउंट को में डेबिट बैलेंस रखते हैं, और जब फिर फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तब इस बैलेंस को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन नेहा की जो फाइनल कैलकुलेशन करनी है, तब तक के लिए नेहा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या टू नेहाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे। और आगे जो है इसके और भी मेथड्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके और क्या मेथड्स हैं। चलिए